हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अ लार्ज स्ट्रीम हैज़ द रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ऑफ 0.4 पर डे एंड द वेलोसिटी इज 0.85 मीटर पर सेकेंड एंड एट द पॉइंट एट विच एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इज डिस्चार्ज इट इज सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन एट 10 मिलीग्राम पर लीटर। डी नॉट आपको दिया गया है 0, यानी कि जो इनिशियल ऑक्सीजन डिफिशियंसी है वो आपको क्वेश्चन के अंदर 0 दे रखी है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है लार्ज स्ट्रीम बोला गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा था और उसके अंदर गंदे नाले का पानी जब आया तो बेसिकली यहाँ जो डिस्चार्ज चल रहा है, अगर इसको वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कहे और यहाँ पर रिवर वाटर डिस्चार्ज कहे तो क्यूआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज स्ट्रीम था, इसके अंदर आपने वेस्ट वाटर को मिलाया। तो यदि आप डीओ निकालते हो मिक्सिंग के बाद में, ठीक है, तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो हलवा फार्मूला जो हम कहते हैं। तो वहां पर क्यू आर का अमाउंट काफी लार्ज होगा क्यू डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्यू डब्ल्यू वाली टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो डीओ मिक्सिंग के बाद होगा वो डीओ रिवर का जो इनिशियली था उसके बराबर आप बोल सकते हो। तो अगर ये इंफॉर्मेशन इतना क्लियरली आपको नहीं भी मेंशन होता, तब भी आपको जो है इनिशियल डीओ मिक्सिंग के बाद में जो पहले डीओ था उसके बराबर होने के कारण जो इनिशियल डीओ में आपको जो डिफिशियंसी मिलेगी वो जीरो होगी, ठीक है। बिलो द आउटफॉल, बिलो द आउटफॉल, आउटफॉल वो पॉइंट होता है जहां पे ये सीवर अपना डिस्चार्ज देगा, ठीक है, रिलीज करेगा। द अल्टीमेट डिमांड फॉर द ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर इस जगह पर जहां पे इसने डिस्चार्ज यहाँ पे डाला है, इस जगह पर जो बीओडी है वो आपको दे रखी है 20 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एंड द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट केडी आपको गिवन है 0.2 पर डे। व्हाट इज द डीओ 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आपको कैलकुलेट करना है। और जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो इसमें बेस की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने अभी आपको बता दिया है कि बेस जो है वो आपको 10 यूज करना है। देखो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये मिक्सिंग वाटर के अंदर से आपका कंसेप्ट आया है, जहाँ पर स्ट्रीम के साथ में वेस्ट वाटर डिस्चार्ज मिल जाता है। तो आफ्टर मिक्सिंग जो है, अगर आपको बीओडी की कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, आपको पता लगाना है कि कितना जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया है, डिप्लीट हो गया है, डिफिशियंसी उसके अंदर आ गई है, तो वो सारा कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन के अंदर लेक्चर 15 के अंदर देखा था, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। वो फॉर्मूला जब हम यूज करने जाएंगे डिफिशियंसी वाला, तो हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी कि किस टाइम पर हम डिफिशियंसी चेक करना चाहते हैं। तो बेसिकली टाइम निकालने के लिए आपको पूछा गया है कि डीओ 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना होगा। मान लो ये वो पॉइंट है जो कि 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर है इस पॉइंट से। तो बेसिकली वेलोसिटी गिवन था, तो टाइम आप निकाल पाओगे बड़े आराम से। डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी कर देंगे तो आपको जो है यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया था 48.3 किलोमीटर था, मीटर में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में फ्लो स्पीड दिया था, सेकंड्स में वैल्यू आई। और जब आप फॉर्मूले में पुट करने जाओगे तो आपको डेज में एंटर करना होता है डेटा। तो यहाँ पर 0.6577 डेज में आपने कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। तो डेज में कन्वर्ट करवाते समय आपको बेसिकली 24 और 3600 के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करना पड़ा, तो नंबर ऑफ डेज में यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये सेकंड्स पर डे के अंदर होते हैं, ठीक है। तो गिवन स्ट्रीम इज द लार्ज स्ट्रीम, सो वी कैन एज्यूम द सेम डीओ आफ्टर द मिक्सिंग। तो इनिशियल डीओ और आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि जो सैचुरेशन डीओ था इनिशियली और जो आफ्टर मिक्सिंग डीओ है वो सेम है। इसका मतलब वहां पर जो डिफिशियंसी चल रही है वो कितनी चल रही है, 0 चल रही है। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट ये जानकारी नहीं दी जाती तब भी हम यहाँ से इसको डिकोड कर लेते हैं, जो कि लार्ज स्ट्रीम आपको दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। डी का फॉर्मूला ये है जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था। तो इसमें सारे पैरामीटर डालते हैं। के डी डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है, और ये बेस 10 वाला और बेस ई वाला आपको दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर बेस 10 वाला गिवन है, तो 10 वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। के आर रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, और मैंने यहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन रेशो भी एक टर्म डिफाइन करी थी जो कि के आर डिवाइडेड बाई के डी के बराबर था। हो सकता है कभी आपको एक कांस्टेंट दे दे और सेल्फ प्यूरिफिकेशन रेशो दे दे, तो दूसरा कांस्टेंट इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के डी के आर आपने पुट किया, ये एल नोट जो है वो अल्टीमेट बीओडी है, ठीक है। टी जिस टाइम पर आपको चाहिए था 48.3 किलोमीटर जो पानी जाएगा कितने टाइम में जाएगा, 0.6577 डेज में हमने कैलकुलेट किया। इनिशियल डीओ जो डी नॉट था, जो डिफिशियंसी थी इनिशियली, वो 0 है। तो आपके पास में ये रिजल्ट आया 3.86 मिलीग्राम पर लीटर। ये रिजल्ट क्या शो करता है, ये रिजल्ट शो करता है बेसिकली डिफिशियंसी। यहाँ पे 2 मिसप्रिंटेड है। ये बेसिकली टाइम होता है, तो कितने टाइम पर हमने ये डीओ निकाला है ना। डिफिशियंसी आपने कैलकुलेट की है 0.6577 डेज के बाद में। तो
जो आपका फ्लो है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, जब वो 48.3 किलोमीटर चला जाएगा तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वो 3.86 है। अब डिफिशियंसी वाला फॉर्मूला लगा लें कि डिफिशियंसी हमेशा होता कितना है, सेचुरेशन डीओ माइनस एक्चुअल डीओ। तो सेचुरेशन डीओ क्वेश्चन के अंदर 10 दिया था, जो कि इनिशियली रिवर का डिजॉल्व ऑक्सीजन था, और जो डिप्लीशन हुआ या फिर जो आप बोल सकते हैं जो डिफिशियंसी चल रही है वो 3.86 की है, तो एक्चुअल डीओ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 माइनस 3.86 किया, 6.14 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एयर पोल्यूशन से है। द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन द पार्ट्स पर मिलियन व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.65 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन एन ओपन एटमॉस्फेयर कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी गैस का एसपीटी पर यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर यदि आप क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, 22.4 लीटर्स होता है। लेकिन कब होता है ये वॉल्यूम, जब आप स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ले, तो स्टैंडर्ड प्रेशर तो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पर भी खुले में है फ्लो, है ना, यानी कि जो ओजोन है वो खुले में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, और यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि ओजोन गैस का इस कंडीशन पर 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो 22.4 लीटर्स होता है। जब आप जानकारी नहीं देते तो 22.4 लीटर पर मोल का वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो गैस है उसका 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स होता है अंडर द एसपीटी कंडीशन। एसपीटी क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। तो स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं और टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर डेटा मिसिंग हो तो आप ये मान सकते हैं, और डेटा दे रखा हो डिफरेंट हो टेम्परेचर या प्रेशर, तो आपको फिर सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गैसीज इक्वेशन यूज करके। और गैसीज इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो ये गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल आप 1 पुट कर देंगे, ठीक है, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक पुट कर देंगे। टेम्परेचर यहाँ पर आप जब डालोगे तो आर जो आपको दिया गया था वो केल्विन की यूनिट में चल रहा है, तो केल्विन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करवाते हो तो 29 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में यूनिट प्लस 273 आपको करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। और वो वॉल्यूम किस कैलकुलेशन से आया है, 1 मोल एज्यूम करके आया है। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। विद यूनिट यदि आप पुट करोगे तो मीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। तो यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एनआरटी आप अप्लाई करें। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाई वी, 1 मोल लिया आपने, आर आपने क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया था उसको पुट किया, कैल्विन के अंदर इसको पुट किया, कैल्विन से कैल्विन विल कैंसिल आउट, ठीक है, मोल से मोल विल कैंसिल आउट, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब विल कैंसिल आउट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक विल कैंसिल आउट। तो इसका मतलब आपका बेसिकली यूनिट यहाँ पर बैलेंस हो रही है। तो वॉल्यूम किस यूनिट में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है, और पर मोल क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए थे, और मीटर क्यूब से जब लीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो 24.77 लीटर्स आ गया पर मोल का वॉल्यूम। अगर ये जानकारी आपको टेम्परेचर की नहीं देता या प्रेशर नहीं देता तो आप एसपीटी कंडीशन मानते तो 22.4 लीटर्स आप वॉल्यूम इनिशियली ही लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। 24.77 लीटर्स पर मोल जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकला है, इसका क्या मतलब है। 1 मोल का ओजोन का मतलब होगा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 48 ग्राम हो गया। 1 मोल ओजोन का जो वेट होता है वो 48 ग्राम होता है। तो 48 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वो हमने निकाल दिया, 24.77 लीटर्स होगा। तो ये बेसिकली हमने कन्वर्जन कर लिया है कि अगर हमें वॉल्यूम को यदि आपको वेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या रिलेशन रहने वाला है। अब हम सीधा ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन पे काम करते हैं। ठीक है, ओजोन क्वेश्चन के अंदर दिया गया था 0.65 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसी को पीपीएम में बदलना था। तो कैसे बदला जाएगा, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 10⁻⁶ यूनिट्स के अंदर आपको इसको बदल के लेके आना है। तो ऊपर वाला आपने माइक्रो था तो माइक्रो को 10⁻⁻⁶ लिखा, ग्राम को ग्राम एज इट इज रखा, ये मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 लीटर। और अब हम कन्वर्जन जानते हैं कि 24.77 लीटर में 48 ग्राम है, तो यहाँ पर लीटर की जगह आप यूनिट लिख सकते हो कि जो आपका 24.77 लीटर अगर होता है तो ग्राम्स में कितना होता है, 48 ग्राम। तो यदि 1 लीटर यदि आप देखें तो 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 24.77 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो बेसिकली लीटर को आपने यहाँ पर
कन्वर्ट करवा दिया कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम होंगे, तो वैल्यू आपकी ये निकल करके आ रही थी 48 डिवाइड बाई 24.77। अब ग्राम से ग्राम विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो जब भी पीपीएम में बदलना हो या पीपीबी में बदलना हो, पार्ट्स पर बिलियन के अंदर या पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, तो ऊपर और नीचे आपको सेम यूनिट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम विल कैंसिल आउट, ये बना। डिवाइड बाय, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 10 रेज़ टू दी पावर -12 है, जिसमें से 6 पावर नीचे ले जाए तो नीचे पावर बन जाएगी 10 रेज़ टू दी पावर 6। तो आप देख सकते हो दिस मल्टीप्लाइड बाय, बेसिकली लिखा हुआ है दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10 रेज़ टू दी पावर 6। 1 बाय 10 रेज़ टू दी पावर 6 को पीपीएम कहते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो बेसिकली इतने पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है 335.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही कन्वर्जन मैंने आपको ना वाटर का भी बताया हुआ है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में अगर आपको जैसे क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कि ये मान लेते हैं आपके पास में 30 मिलीग्राम पर लीटर है, तो बेसिकली मिलीग्राम पर लीटर को ही आप पीपीएम कहते हैं, तो वहाँ चल जाता है आपका। क्यों चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे गैस थी, तो गैस में आपको निकालना पड़ा कि कितना वॉल्यूम होता है। यहाँ पर तो आपको कन्वर्जन पता होता था कि अगर आपने ऊपर 30 मिलीग्राम लिखा है, नीचे लीटर लिखा हुआ है, लीटर का मतलब 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर के अंदर 1 किलो पानी आता है लगभग, आप ऐसा बोल सकते हो, तो ग्राम्स में ही आया, ठीक है। मिलीग्राम को कन्वर्ट करोगे इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 हो जाएगा, नीचे ले आओगे तो 10 रेज़ टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो यही यूनिट आपकी कन्वर्ट होकर के 30 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर 6 बन जाती है, तो 30 पीपीएम बन जाता है, लेकिन वो लिक्विड के लिए। और ये आपने जो निकाला है ये गैस के लिए आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एसपीटी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एसपीटी की कंडीशन क्या होती है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ डे में डाला हुआ है, आप लोग सॉल्व करके देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। A copy machine is to be installed in the small room having the volume of 22.6 meter cube. There is the concern that the ozone level inside the room would be high during the operation of the machine. तो कॉपी मशीन कोई फोटोकॉपी मशीन होगा, उसको यदि आप रूम में यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हो सकता है वहाँ पे लिबरेट हो रही है, सॉरी ओजोन लिबरेट हो रहा है, और ओजोन जो लिबरेट होगा उससे वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एयर का फ्लो बना रहे। टू मेंटेन द प्रॉपर एयर क्वालिटी इनसाइड द रूम, द वेंटिलेशन विद एयर चेंजेस एट 32 नंबर्स पर आवर। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा रूम जिसमें ये एयर है ये रिप्लेस हो जाएगी, नई एयर आ जाएगी, फिर नई एयर जो आई है वो वापस रिप्लेस हो जाएगी, फिर नई एयर आ जाएगी। तो ऐसा 1 घंटे में 32 बार हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो एग्जॉस्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा उसकी कैपेसिटी क्या है मीटर क्यूब पर आवर में, ठीक है। 1 घंटे में कितना मीटर क्यूब एयर को वो थ्रो कर देगा। तो बेसिकली आपको पता है कि ये एयर आपकी 32 बार रिप्लेस होगी, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम कमरे का है यानी कि 22.6 मीटर क्यूब, तो इतना वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस कर देगा 1 घंटे के अंदर। यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 22.6 मीटर क्यूब पर आवर विल बी द आंसर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 723.2 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है एलिवेशन एंड टेम्परेचर डेटा फॉर द प्लेसेस ए बी एंड सी आर टेबुलेटेड एज बिलो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ए का बताया हुआ है कि ए का एलिवेशन कितना कितना है, टेम्परेचर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, बी का बताया हुआ है, सी का बताया हुआ है। एक तो चीज़ आप ये जानते हो कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, आप हायर एलिवेशन पर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द अबोव डेटा फॉर द ड्राई एयर लैप्स रेट ऑफ प्लेस ए टू प्लेस बी एंड द प्लेस बी टू प्लेस सी रेस्पेक्टिवली आर। यानी कि आपको कमेंट करना है कि जो यहाँ पर एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट के साथ किस तरीके से रिलेशन में है, यानी कि सब एडियाबेटिक लैप्स रेट है या फिर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। लैप्स रेट का कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूं। उसके अंदर लैप्स रेट का मतलब होता है टेम्परेचर कितनी तेजी से गिरेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितनी तेजी से कम होगा, चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कितनी तेजी से गिरेगा, क्योंकि लैप्स का मतलब होता है कम होना। तो टेम्परेचर कितनी तेजी से कम होगा पर यूनिट किलोमीटर जाने में, उसी को लैप्स रेट कहते हैं। तो दो तरीके की लैप्स रेट आप निकालते हो, एक तो होता है ELR और एक होता है ALR, ठीक है। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट इस क्वेश्चन के गिवन डेटा से हम निकालेंगे। ए से बी जब वो जाएगा, ठीक है, तो ए से बी जाने में जो वो टेम्परेचर में चेंज आया है वो तो आया 21 माइनस 18.5, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के अंदर लॉस हो गया, डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर 45 मीटर के एलिवेशन पर था ए पॉइंट और ये 350 मीटर पर था। तो बेसिकली ए पॉइंट ग्राउंड से यहाँ पर था और बी पॉइंट ग्राउंड से यहाँ पे था। तो दोनों के बीच में मतलब ए से जब बी की तरफ गए आप
तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो चला 305 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना है, वो 8.196 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर ये आपको ड्राई कंडीशन में बोला हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज लेस देन 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सिंस द लैप्स रेट इज लेस देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, हेंस जब जब भी ELR, ठीक है, जो कि ये था 8.196, ये एडियाबेटिक लैप्स रेट से जब छोटा होता है तो कंडीशन को सब एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, जो एनवायरमेंट की कंडीशन होती है उसको सब एडियाबेटिक कंडीशन कहते हैं, और सब एडियाबेटिक में बेसिकली स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन बनती है, यानी कि जो प्ल्यूम से निकलता हुआ जो धुआं होगा बड़े अच्छे से जो है वो डिस्पर्स हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरा आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि B से C जब जाएगा तो किस तरीके का यहाँ पर जो है लैप्स रेट मिलेगा, तो B से C वाला डेटा अब आपको यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पर यूज करते हैं कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो कितना हो गया, तो डेटा हमारा यूज होगा B से C वाला, यानी कि 18.5 माइनस 14, और ये हो जाएगा 500 माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाय 1000 पर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट किया आपने, ये मीटर में था, पर किलोमीटर के कारण 1000 का फैक्टर आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है, तो इससे ज़्यादा है। तो जब ELR, ठीक है, जब ELR बड़ा होता है ALR से तो कंडीशन बनती है सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट कंडीशन वहाँ पर होती है, और उस कंडीशन में जो पॉल्यूशन डिस्पर्स होता है वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है, और लूपिंग प्लूम भी बनता है। सारा डिस्कशन हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, एन एयर पार्सल हैविंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू 500 मीटर एलिवेशन इन द ड्राई एयर फॉलोइंग द एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट ड्राई कंडीशन में फॉलो कर रहा है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर। ठीक है, द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल एट 500 मीटर एलिवेशन पर आपको बताना है डिग्री सेंटीग्रेड में। अज्यूम द ड्राई एंड द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। आपको जो क्वेश्चन में डेटा काम आएगा वो ये वाला होगा, क्योंकि जो कंडीशन आपको दे रखी है वो ड्राई वाली है। तो ये डेटा ये बताता है कि ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर कम होगा 1 किलोमीटर जाने पर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, और आप कितना ऊपर गए, 500 मीटर से ऊपर गए, तो 500 मीटर का मतलब है आधा किलोमीटर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर जाने पर यदि होगा तो बेसिकली आधा जाने पर कितना होगा, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आएगा, जो कमी आएगी वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड की हो जाएगी। यहाँ का टेम्परेचर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, तो यहाँ का टेम्परेचर 5 कम हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर और ऊपर जाते 500 मीटर से तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। इस डेटा का मतलब ये है। तो कीवर्ड से हमने यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ा कि ड्राई कंडीशन में था, तो जो लैप्स रेट आप यूज़ करोगे वो ड्राई कंडीशन वाली होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर जानकारी नहीं दी जाती है तो हम अज्यूम भी करते हैं कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। ठीक है, वो अजम्पशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको 500 मीटर एलिवेशन पर पूछा था, इस वजह से ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको जो एडियाबेटिक लैप्स रेट दी गई थी वो ड्राई कंडीशन वाली थी, इस वजह से आप इसको माइनस करेंगे, आधा किलोमीटर ऊपर गए थे, इस वजह से ये 40 माइनस 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे चलते हैं। एन एनीमोमीटर, एनीमोमीटर एक डिवाइस है जो कि विंड वेलोसिटी को मेजर करता है। दिस इज मेजर्ड विंड वेलोसिटी एज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड द विंड वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ 0.84 किलोमीटर आपको निकालनी है। एनीमोमीटर जो आपने लगाया है वो 4 मीटर की हाइट पे लगाया है। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो जैसे बेसिकली ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 4 मीटर की हाइट पर आपने जो है इसको मेजर किया, तो इस हाइट को मैं फॉर्मूला जो मैंने आपको क्लास में बताया था उसमें इसको जेड नोट कहते हैं। ठीक है, इस जगह पर जो वेलोसिटी निकालोगे उसको वी नोट कह दो। यहाँ पर किसी और हाइट पर जब आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इतनी हाइट पर जाकर के एक्चुअल मेजरमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एनीमोमीटर से यहाँ रीड कर लो कि 4 मीटर पर हाइट पर वेलोसिटी कितनी है, विंड वेलोसिटी, और ऊपर जाने पर यहाँ पर विंड वेलोसिटी कितनी होगी। तो विंड वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस फॉर्मूले के अंदर आप वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय जेड नॉट रेस्ट टू दी पावर के यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो में के की वैल्यू 1/7 होती है। ठीक है, और अगर आप बात करें कि मार्क्ड इन्वर्जन कंडीशन में वो कितना होता है, वो 1/3 होता है, और अगर लार्जर लैप्स रेट यदि आपको मिलती है तो 1/9 यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल सिनेरियो यहाँ पे कंडीशन कुछ मेंशन नहीं थी, इस वजह से आप 1/7 पावर में यूज़ करते हुए नजर आओगे। ठीक है, और विंड के बारे में एक खास बात क्या है कि
ग्राउंड लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से विंड वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन ऊंचाई पर जब जाते हो तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा आती है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे फार्मूला लगा के, डेफिनेटली विंड वेलोसिटी 4 मीटर पर जितनी दे रखी है उससे आपको ज़्यादा मिलेगी 0.84 किलोमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है जिसकी बात मैंने की है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट टू दी पावर में के आता है इन जनरल, तो के की वैल्यू नॉर्मल सिनेरियो में 1/7 लेंगे। ठीक है, जेड बाई जेड नोट है, ये आपने एनीमोमीटर में जो वेलोसिटी चेक की वो है। ठीक है, और ये हाइट है जहाँ पर आपने एनीमोमीटर लगाया था, तो बेसिकली ये आपने 4 मीटर पे लगाया था और ये 3 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड दे रहा था। और 0.84 जिस यूनिट में आपने यहाँ पुट किया उसी यूनिट में आप ऊपर वाली हाइट भी पुट कर दो, तो 0.84 किलोमीटर था, तो 840 मीटर आ गया। 6.4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि कोर्स में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, विंड स्पीड कभी भी किसी भी टॉपिक में निकालनी हो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने लिया था उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड फॉर SO2 अंडर द US एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहली बात तो जब भी एयर में यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे कि कितना ये होगा पीपीएम के अंदर या मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। ठीक है, तो मिलीग्राम पर लीटर में तो आपको दे रखा है ना एक तरीके से, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्जन डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको पीपीएम में बदलना चाहोगे तो आपको बेसिकली माइक्रोग्राम में ऊपर यूनिट चल रही है, नीचे मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब को आप पहले लीटर में चेंज करना। फिर यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह का डेटा नहीं था, और वैसे भी ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो 22.4 लीटर्स होता है। तो उस फैक्ट को यदि आप यूज कर लोगे तो यहाँ पर आप कन्वर्जन बड़े आराम से कर पाओगे, ऊपर नीचे सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, आप फिर पीपीएम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और कंसेप्ट साउंड लेवल के। ठीक है, एलन कंसेप्ट यूज करेंगे, एवरेज नॉइज लेवल क्या होता है, इक्विवेलेंट साउंड लेवल क्या होता है। ठीक है, कोई भी फिर भी टॉपिक एनवायरनमेंट के अंदर आपका बच गया है जो कि गेट ईएसी के लिए या एएन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, उसको हम डिस्कशन में ले लेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।